सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV और आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू म्यूचुअल फंड रिवीजन। हमने स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम जो है प्रैक्टिस पैनल के क्वेश्चन करने वाले हैं। बट उसके पहले कुछ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का पॉइंट था, वो पेंडिंग था, तो हम वो पहले कर लेते हैं। ठीक, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में पहला क्वेश्चन है, पर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के पहले हम क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन का ही पर्टिकुलर नोट्स के फॉर्म में इसको बनाया गया है, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 म्यूचुअल फंड स्कीम ने 9 लाख यूनिट इशू करी थी। म्यूचुअल फंड स्कीम हैड 9 लाख यूनिट और फेस वैल्यू 10 आउटस्टैंडिंग था, मतलब 9 लाख यूनिट तो थी उसके पास। द स्कीम अर्न 81 लाख इन 2016-17, पूरे साल भर में 81 लाख उसने कमाए। एंड फिर आउट ऑफ विच 45 लाख वॉज अर्न इन फर्स्ट हाफ ईयर। उस 81 लाख में से 45 तो पहले ही आधे साल के थे। 1 लाख यूनिट जो है, 1 लाख यूनिट वो सोल्ड हुई है 30 सितंबर को, मतलब 1 लाख यूनिट वो इशू करी है 30 सितंबर को, जिसकी NAV थी 60। तो NAV पे इशू होती है, ठीक है, NAV पे इशू होती है। और शो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री फॉर सेल ऑफ यूनिट, मतलब कि इशू ऑफ यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ 16-17। तो एट द एंड ऑफ 16-17 आपको कुछ एंट्री पास करनी है, ठीक है, हम वो एंट्री पास कर लेते हैं। देखो अब क्या है इसमें, थोड़ा सा अगर समझें इसको तो इसका अब टाइमलाइन पे आ जाओ। टाइमलाइन पे आ जाओ तो कैसा टाइमलाइन रहेगा इसका? ओह माय गॉड, 1 सेकेंड। ओके, तो टाइमलाइन पे आएंगे तो उसको क्या बोलना चाह रहे हैं कि यार 1/4/16 को ना यूनिट 9 लाख है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। 30/9/16 को यूनिट 1 लाख है और यूनिट और NAV 60 रुपये। फेस वैल्यू तो फिर भी 10 रुपये, ठीक है। 81 लाख का प्रॉफिट है और 45 लाख पहले आधे साल में कमाया। अब देखो समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या होता है, देखो अगर अपन ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि भैया 9 लाख थे, यहाँ तक तो 9 लाख ही था, यहाँ से और उसके बाद से 10 लाख यूनिट हो जाएगा फंड के अंदर। तो जो यहाँ का प्रॉफिट है वो इनको बटना चाहिए, यहाँ का प्रॉफिट है वो इसको भी बटना चाहिए और इसको भी बटना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में आउटस्टैंडिंग 10 लाख है, इस पोर्शन में आउटस्टैंडिंग 9 लाख है, यही होना चाहिए। तो पहला हाफ ईयर अगर हम देखें, ठीक है, तो पहला हाफ ईयर अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ ईयर में जो 45 लाख का है वो ओल्ड, मतलब जो 9 लाख है, और न्यू जो कि 1 लाख है। तो जो होना चाहिए वो मैं अभी बता रहा हूँ क्या होगा। देखो, ओल्ड को 5 होना चाहिए, न्यू को तो बटना ही नहीं चाहिए। इसको क्यों बटेगा? ये वाला प्रॉफिट इसकी मेहनत है, इसके पैसे से प्रॉफिट है, तो ये वाला प्रॉफिट इसको जाएगा। और जब न्यू है हमारा 36 कैसे आया? वही 81 में से 45 माइनस करो तो 36 आएगा। ये 36 है, उसमें इसको भी हिस्सा है तो इसको भी हिस्सा है, तो इसमें ओल्ड को भी बटा और न्यू को भी बटा। तो 36 है, वो डिवाइड बाय 9 किया तो 36 डिवाइड बाय 10 करेगा, क्योंकि सबको बैठेगा। तो 3.6 इसको भी बटाया, 3.6 इसको भी आया। मतलब अगर हम देखें अलोकेशन पर यूनिट तो कायदे से 8.6 आएगा और 3.6 आएगा। भैया अलोकेशन है मतलब यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलोकेशन है मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कायदे से ऐसा ही बटना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है ना, इक्वलाइजेशन होता है ना, डिविडेंड तो इक्वल पे होता है। अब कायदा वायदा छोड़ो, इफेक्ट यही होना चाहिए, वैसे इफेक्ट यही होना चाहिए और इफेक्ट यही देना है। पर जब हम पे करेंगे तब इक्वल हमको पे करने का रहता है ना, मतलब कि हमको इफेक्ट तो यही देना है क्योंकि कायदा यही बोलता है। बट जब पे करूं तब दोनों को इक्वल पे करूं, तो मतलब कायदा भी ये बोलता है कि 8.6 इधर जाना चाहिए, 3.6 इधर जाना चाहिए। पर जब मैं पेमेंट करूं तो दोनों को 8.6 करूं, तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब इससे 5 अमाउंट जो है 5 रुपये और बुलवा लिए जाए, देन हम इसको 8.6 पे करेंगे ना, हमको नहीं अखरेगा, क्योंकि हमने इससे एक्स्ट्रा 5 बुलवाए हैं। तो पेमेंट करेंगे तो वो इक्वल होगा पेमेंट, तो वो इक्वलाइजेशन के लिए हम उनसे पैसे मंगवाएंगे। जब हमने इशू करेंगे ना यूनिट, तभी हम उनसे पैसे मंगवा लेंगे कि दे चल तू 5 रुपये दे, और साल के एंड में तुम दोनों का ना 8.6 पे करेंगे।
तो अभी अपन देखते हैं, कायदा ये है कि 8.6 और 3.6 होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे 81 लाख है, ठीक है, 81 लाख की अर्निंग है, देखो सिंपल सी बात है, 81 लाख की अर्निंग से 8.6 इसको जाना चाहिए, 8.6 के हिसाब से 8.6 इंटू 9 77.4 इधर जाना चाहिए, और जो है 3.6 है, तो कायदे से तो हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, पर 3.6 इंटू 1 करेंगे तो 3.6 इधर आना चाहिए, कायदे से ये हो गया 81। ज़्यादा कायदा रिपीट हो रहा है पर ये होगा अब देख लो। सो इक्वलाइजेशन पेमेंट, ये इक्वल नहीं हो रहा ना, तो मंगवाओ इससे। तो ऐसे केस में हमको इक्वल पे करना है तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये से मंगवा लेंगे, फिर हम 8.6 पे करेंगे, हमको अखरेगा ही नहीं। तो हमने इक्वलाइजेशन पेमेंट मंगवा लिया, तो किससे मंगवाएंगे, इससे ही मंगवाएंगे, नए वाले से, क्योंकि इसको ही है। अब देखो नए वाले से पेमेंट हम मंगवा लेंगे ना, तो नए वाले से आ जाएंगे 8.6, तो हमने 3.6 प्लस 5, हमने 5 एक्स्ट्रा मंगवाया, अब हम उसको पे करेंगे ना 8.6, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो 5 लाख, तो एक तरीके से 81 प्लस 5 86 हो गया। अब 86 का पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा ओल्ड और न्यू को तो इक्वल हो जाएगा, जैसे 5 रुपये मंगवाए ओल्ड और न्यू को इक्वल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। पर वही है, हमको ये भी याद दिलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, क्या इसको ये 8.6 पे करा है ना, तो वो इसलिए पे करा है क्योंकि इसमें 5 रुपये तो इसने खुद नहीं दिए थे, तो माइनस करेंगे इक्विलाइजेशन पेमेंट 5 रुपये, तो देखा जाएगा तो नेट डिस्ट्रीब्यूशन तो 8.6 और 3.6 हुआ है। देखो जाते समय इक्वल जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक सीए है और 2 आर्टिकल है, अब एक आर्टिकल ज़्यादा काम करता है तो सीए को लगता है कि स्टाइपेंड नहीं देते हैं इसको, 10,000 रुपये देते हैं। दूसरा आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल काम ही नहीं करता, नॉर्मली काम करता है, तो उसको 2,500 ही पेमेंट करने का था। बट अब लग रहा था कि यार दिक्कत हो जाएगी कि अब इसको ऐसे तो भेदभाव हो जाएगा, पेमेंट तो इक्वली करने का है ताकि भेदभाव नहीं हो, ठीक है। जैसे कि इधर 8.6 पेमेंट करने का है ना, वैसे वो बोल रहे हैं कि दोनों को आर्टिकल को 10-10 हज़ार पे करने का है। अदरवाइज इसको तो हम 10,000 पे कर रहे थे और इसको हम 2,500 पे कर रहे थे। अब सामने वाला रोएगा, क्या सर मेरे को क्यों 2,500 पे करा, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि भाई तू 7,500 मेरे को लेकर आ, जब तेरी ज्वाइनिंग होगी तब, जब मंथ के एंड में ये 7,500 रुपये लेकर आएगा, 7,500 रुपये लेकर आया, फिर हम जब डिविडेंड पे करेंगे तो इस आर्टिकल को 10,000 देंगे, तुझे भी 10,000 दे देंगे, फिर हम बताएंगे कि भाई तेरे को 10,000 दिया है तो उसमें से 7,500 तो तेरे ही है। तो ये हमारी इंटरनल होगी कि भैया इसको 10,000 दिया और ले दे के इसको तो 2,500 ही पेमेंट हुआ है। ये है एक जनरल कैजुअल एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ हद तक समझने के लिए। ओके, तो यही है इसमें। अब बात करें जनरल एंट्री की, तो जनरल एंट्री हम समझे तो जब हम इशू करेंगे, जो नया वाला आर्टिकल आएगा मंथ के स्टार्टिंग में, यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब नई यूनिट हम इशू करेंगे, ये यूनिट तो पहले से ही थी हमारी, नई यूनिट हम इशू करेंगे, तो इशू करेंगे तो क्या होगा भाई, इशू करेंगे पैसे आएंगे बैंक अकाउंट, तो पैसे किस से आएंगे, 60 रुपये तो NAV ही है, तो पैसे जो आएंगे 60 रुपये में, एक तो 10 रुपये यूनिट कैपिटल के, 50 रुपये रिजर्व के, 5 रुपये और मंगवाने हमको डिविडेंड इक्वलाइजेशन के। अब ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन हमारे पास आया है, वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन पहले तो रिवेन्यू में चले जाएगा एज एन इनकम कि हाँ हमारे पास इनकम हो गई, चलो PNL में क्रेडिट करो, रिवेन्यू में क्रेडिट करो, फिर ये जाएगा, ये पेमेंट होगा, तो पेमेंट होगा तो रिवेन्यू डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पे भी तो होगा ईयर एंड पे, ठीक है। तो तेरा तुझको अर्पण वाली बात है। तो ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलोकेशन ऑफ अर्निंग्स देखते हैं। एलोकेशन ऑफ अर्निंग्स में यही है, पहला हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, कितना प्रॉफिट है। अब इन्होंने इधर लिख दिया, अपन ने इधर लिख दिया, ठीक है। तो 45 लाख है, 45 लाख किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो तो नए में ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नए में तो नहीं होगा, तो ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 45 डिवाइड बाय 9, तो 5 रुपये के हिसाब से ये, अब इधर ऐसा लिखा हुआ नहीं है पर इधर मान लो आप, चलो 5 रुपये के हिसाब से 45 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यही जो है मैंने अमाउंट में लिख दिया, फिर बाद में इसको टोटल कर दिया, इन्होंने पहले टोटल कर दिया, ठीक है, 45 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सेकेंड हाफ ईयर की बात करें तो 81 में से 45 माइनस करो, 36 है, 36 डिवाइड बाई 10 करा, तो 36 है, 36 डिवाइड बाई 10 करा, डिवाइड बाई 10 इंटू 9 करा, तो ये हुआ हमारा 32.4, 32.4 हमारा सेकेंड हाफ है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन है, फर्स्ट वाला पोर्शन है वो है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ का तो हमको सबको ही मिलेगा ना, तो वैसे ही 3.6 सबको ही मिला है, तो वो ओल्ड को भी मिलेगा 32.4, नए को मिलेगा 33.6, तो कायदे से देखा जाए तो 77.4 और 3.6 ऐसे करके 81 हो गया। तो अगर मैं पर यूनिट करता तो ऐसा शो होता,
अब 77.4 को कर दो 9 से डिवाइड, ये आ जाएगा 8.6। ये मेरा यही आया, ठीक है। ये ज़्यादा मेरे को ईजी लगा, ठीक है, ये बेटर तरीका है। तो ठीक है, तो 8.6 और 3.6 हो रहा था। इक्वलाइजेशन है, हमने सोचा कि मंगवा लेते हैं हम, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन है, हमने मंगवाया। हम कितना मंगवाएंगे? हम इतना मंगवाएंगे कि बाद में हम जब पे करें तो इक्वल हो। तो इधर हम कितना मंगवा रहे हैं? 5 रुपये, ठीक है। तो वही 5 रुपये हमने मंगवाए। तो एक तरीके से जो है हमारा टोटल हो गया 86। जब 86 इन टोटल हो गया, ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग पर यूनिट की बात करें तो 86 जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों को। तो 86 डिवाइड बाई 10 कर दो, 8.6 पर ये भी समझना पड़ेगा कि 5 रुपये तो इससे ही आए हैं। ये हो गया नेट डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल एंट्री की बात करें तो पहले हम जो बैंक से हम जो पैसा आया 60 रुपये के भाव से, तो 1 लाख पे 60 रुपये तो 60 लाख, 1 लाख पे जो 65 रुपये है, 65 हो जाएगा ना। तो 65 रुपये तो 65 लाख है, जिसमें यूनिट कैपिटल के नाम पे 10 रुपये है, रिजर्व के नाम पे 50 है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के हिसाब से 5 है। उसको हमने रिवेन्यू अकाउंट में फेंका और रिवेन्यू अकाउंट से हमने बैंक में फेंका। रिवेन्यू क्रेडिट में करा, रिवेन्यू से फिर रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक करा, क्योंकि फिर अब उसका पेमेंट भी तो करना है, तो वो खर्चा भी हो जाएगा। इस तरीके से जो इसका ख़त्म हुआ है एंट्री, वो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने अराउंड 10 to 11 मिनट्स में देख लिया, ठीक है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक वैसे भी चला जाता, बट वही है कि अभी ठीक है, अभी मना किया था हमको किसी ने, सब्सक्राइबर ने मना किया था कि आप ज़्यादा देर ज़्यादा चलाने के, थोड़ा सा स्लो ही चलाओ तो बेटर होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेड। ओके, तो हम जो है अब करते हैं नेक्स्ट स्टडी मैट, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है हमसे ये जो पूछा गया है वो है व्हाट इज़ एनएवी। तो बेटर है कि ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, सही है, ये क्वेश्चन आते ही नहीं है ऐसे। ओके, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर ऑफिस पुणे में है, हमको क्या लेना देना। द फंड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, of one of its open-ended mutual scheme. From the information furnished below, you are required to prepare a statement. हमको तो statement prepare करना है showing movement of unit holder fund, ठीक है। movement of unit holder fund, एक statement show करना है showing movement of unit holder fund। फंड किधर आ रहा है, फंड किधर जा रहा है, ठीक है। तो फंड किधर आ रहा है और जा रहा है, कायदे से देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड का एनएवी निकालनी क्या। लेट्स सी ओके, मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड निकालना है। अब फंड में तो एसेट भी होते हैं, कैश बैलेंसेस भी होता है, समझते हैं। ओके, तो यूनिट होल्डर फंड का मूवमेंट बताना है, यूनिट होल्डर फंड का मूवमेंट हमें बताना है। तो जो है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, माय गॉड, चलो 1 सेकेंड। ओके, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है नेट एसेट। तो ओपनिंग बैलेंस है नेट एसेट का, और नेट इनकम है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है नेट इनकम है। सो ठीक है, यूनिट होल्डर फंड, मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड निकालना है, और क्वेश्चन में क्या है इसका ये आंसर रहेगा, ठीक है। बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन दिख जाएगा। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट है, नेट एसेट है, ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है, उसके फिर इनकम हुई है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर ऑडिटेड 8,50,200 यूनिट इशू करी, ठीक है, 850,200 इशू करी। तो ओपनिंग है, इनकम है, इशू है, रिडीम है, इनकम है, ठीक है। तो सब सही तो है, दिक्कत क्या है समझते हैं क्या है। अब ओपनिंग है 12 लाख का, नेट इनकम है 85 लाख की, यूनिट इशू कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट इशू कर रहे हैं 850, ठीक है, 8,50,200 की यूनिट है, ठीक है। और जो है 7,52,300 यूनिट रिडीम हो रहे हैं। अब हमें समझना पड़ेगा, पार वैल्यू है 100, ठीक है,
पार वैल्यू तो 100 है। अब मुझे बताओ कि अगर 8,50,200 रुपये यूनिट जो है इशू कर रहे हैं, तो इशू कर रहे हैं तो इसकी पार वैल्यू क्या है? इसकी पार वैल्यू है 100, पर जो है ये इशू कितने पे हो रहा है, ये इशू कितने पे हो रहा है, ये हमको देखे। तो अगर हम देखें तो 8,50,200 इसकी पार वैल्यू 100 है, ठीक है। तो देखा जाए तो पार वैल्यू के हिसाब से तो 8,50,200 है, ठीक है। तो ठीक है, एक्सेस जो है ये इसका रिजर्व है, क्योंकि हम तो ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं, तो है तो हमको प्रॉफिट हो गया, ये तो हमको ज़्यादा रुपए मिले, तो ये तो रिजर्व हो गया। मतलब कि 000 अगर साइड में रख के जो बची फिगर्स देखे तो 850 है, तो 85020 होना चाहिए, क्योंकि ये 100 पे इशू हो रहा है, तो 3 0 तो ये काटो तो 85020 होना चाहिए, इतने हमारे पास आना चाहिए। तो हमारे पास 96,500 आ रहा है, मतलब हमारे पास 11,480 का बैलेंस है। अच्छा रिजर्व है, ये 11,480 का रिजर्व है, ठीक है। यही चीज़ जब हम रिडीम करें तो रिडीम में भी देखें तो 752,300, तो 75230 इतना निकलना चाहिए, ठीक है। 75230 इतना निकलना चाहिए, पर निकल कितना रहा है? 75230 निकलना चाहिए, पर 71320 निकल रहा है। तो 75230 निकलना चाहिए, पर निकल कितना रहा है? 71320। तो निकलना चाहिए ज़्यादा, पर निकल भी रहा है कम। तो कायदे से तो ये भी बैलेंस है अच्छा, ये भी रिजर्व में है, जाना चाहिए कम, जाना चाहिए ज़्यादा, गए कम। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, या हम बोल सकते हैं फंड, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व ऑफ फंड, ये है हमारे पास। तो बैलेंस इन रिजर्व, रिजर्व में बैलेंस कितना है? 11,480 प्लस 3,910, तो एक तरीके से 15,390 हमारे पास रिजर्व है। अब समझो बात को, क्या हुआ कि जब हम यूनिट इशू कर रहे हैं, यूनिट को रिडीम कर रहे हैं, तो ये तो हमने पार वैल्यू पे शो कर दिया। मतलब स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड, तो यूनिट होल्डर फंड में इसकी 2 वेरिएशन कर दो, कि 2 वेरिएशन ऐसे करो कि हम पार पे भी मूवमेंट दिखाएंगे और रिजर्व को हम सेपरेट तरीके से दिखाएंगे। तो हमारे पास नेट इनकम ही 85,000, यूनिट इशू आया हुआ तो हमारे पास पैसे आए, फंड आया, तो पार वैल्यू हमने दिखाई 85020, और हमारा जो है यूनिट रिडीम हो गई तो हमने पार वैल्यू दिखाई 75230, और जो भी है रिजर्व वाला, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व तो नहीं बोल सकते, बट ठीक है चलो, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व इस तरीके से ऐसा बोला है कि हमारे पास ज़्यादा आए या हमारे पास से कम गए तो प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर्ड करा, या इक्वलाइजेशन फंड बोलते हुए, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारे पास है अभी भी 15,390, तो इस तरीके से हमारा नेट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड में यूनिट होल्डर फंड यूनिट होल्डर्स का मूवमेंट को पार वैल्यू एंड रिजर्व सेपरेटली शो करो। तो इसको अगर देखें तो बोल दिया हमने कि फंड्स मूवमेंट में, फंड मूवमेंट में, यूनिट होल्डर फंड के मूवमेंट में हम क्या कर रहे थे? पार वैल्यू मूवमेंट को तो सेपरेटली शो कर रहे थे, जैसे हमने पार वैल्यू इधर शो करा, पार वैल्यू इधर शो करा। पर रिजर्व का मूवमेंट में हमने इसको शो बाय नेटिंग, हमने नेटिंग करके शो करा, या हमने क्यूमुलेटिव शो करा, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्लोजिंग नेट एसेट आया और हमने ये भी क्वेश्चन करा। चलो अगला क्वेश्चन ऑन 1/3, ओके, ऑन 1/4/2016 म्यूचुअल फंड स्कीम 18 लाख यूनिट है, फेस वैल्यू 10 रुपये थी, वॉज आउटस्टैंडिंग। स्कीम ने 162 कमाए ऑन 2016-17, आउट ऑफ विच 90 लाख वॉज अर्न इन फर्स्ट हाफ ईयर। 30/9 को 2 लाख यूनिट इशू करी 70 के भाव पे, जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो समझ लो, ओपनिंग हमारा 1/4/2016 था, 18 लाख की यूनिट थी, कोई दिक्कत नहीं, और फेस वैल्यू 10 था। आधे साल बाद 30/9 को कितनी 2 लाख की यूनिट और इशू करी, 2 लाख की यूनिट और इशू करी, फेस वैल्यू 70 था, या हम बोल सकते हैं NAV 70 था। फिर 31/3 टोटल प्रॉफिट देखे तो टोटल प्रॉफिट हमारा था 162 लाख। 162 लाख में से 90 लाख पहले हाफ ईयर का था। 90 लाख जो पहले हाफ ईयर का था, तो 90 लाख पहले हाफ ईयर का था, तो कायदे से 5 रुपये
तो 90 लाख का 5 रुपये, 5 रुपये तो ओल्ड को बचना चाहिए, और 162 में से जो हमने 90 माइनस करे, सब 72 रुपये बचे हुए, 72 रुपये वो जाना चाहिए दोनों को। मेरे को ओपन करने दो वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का सिस्टम जो है, जहाँ पे 5 रुपये जो है जाना चाहिए ओल्ड को, ठीक है। जहाँ पे हमने 90 लाख को इधर फर्स्ट हाफ में इधर 90 लाख कर देना, 90 लाख डिवाइड बाय 18, 5 रुपये जाना चाहिए ओल्ड को। देखा जाए तो अब बचे हुए जो 72 लाख है, 162 में से हम जब 90 माइनस करेंगे, बचे हुए 72 लाख है वो तो दोनों को जाना चाहिए। तो डिवाइड बाय 20 इंटू 18 करो, तो अगर हम बात करें तो 5 रुपये तो दोनों को जाना चाहिए, 5 रुपये तो ओल्ड को ही जाना चाहिए, क्योंकि 90 लाख डिवाइड बाय 18 पर अगर बात करें हम 72 लाख की, तो 72 लाख तो दोनों को जाएगा, तो 72 लाख डिवाइड बाय 18 करेंगे तो 4 जाना चाहिए ओल्ड को। 72 लाख डिवाइड बाय, ठीक है, 72 लाख डिवाइड बाय 20 करा, सॉरी 72 लाख डिवाइड बाय 20 करा, क्योंकि दोनों को जाना चाहिए। तो 3.6 वो गया है ओल्ड को और 3.6 गया है न्यू को। तो एक तरीके से यही हो रहा है। पर बात यही है ना कि अगर ये तो पर यूनिट है, एलोकेशन की बात करें तो 18 लाख यूनिट को हम दे रहे हैं 8.6, 18 इंटू 8.6 जो है हमारा 154.8, 2 को दे रहे हैं 3.6 जो आ रहा है 7.2, तो 154.8 प्लस 7.2 162, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंस, अलोकेशन है 8.6 और इधर 3.6। पर जब हमने इक्वलाइजेशन, अब यही तो डिफरेंस है, अब इक्वलाइजेशन पेमेंट है तो मांगो इक्वलाइजेशन पेमेंट। इक्वलाइजेशन पेमेंट जो हम मांगेंगे तो हम कितना मांगेंगे, सामने वाले के 2 लाख यूनिट है, वो बोलेगा ठीक है हाँ उससे मांगेंगे ना। कैसे मांगेंगे, क्योंकि उसको पैरिटी चाहिए ना, देते समय तो पैरिटी चाहिए। तो मैं 1 यूनिट पे उसको 5 रुपये दूंगा एक्स्ट्रा, तो पहले मैं उससे 5 रुपये लूँगा, फिर मैं दे दूंगा, मैं वो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 लाख यूनिट है, 5 रुपये तो 10 लाख हो गए, ठीक है। तो 10 लाख हो गए। तो एक तरीके से 154.8 प्लस 7.2 प्लस 10 172 लाख। अब हम एक बार इसके आंसर को देख लेते हैं ताकि समझ में तो आए हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हो। देखो जा रहे हैं 172 लाख टोटल अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आया। फिर वही बात आती है कि 8.6 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर आप ये भी क्लियर कर लो, सॉरी 8.6 आप इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर ये भी क्लियर कर लो जो इक्वलाइजेशन पेमेंट है, इक्वलाइजेशन पेमेंट के 5 रुपये है, तो नेटिंग में तो 8.6 और 3.6 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट करा। बैंक अकाउंट की बात करें तो जनरल एंट्री की बात करें तो वही है कि सबसे पहले तो पैसे आएंगे। भाई पैसे कैसे आएंगे, पैसे क्या आएंगे भाई, 70 यूनिट की आपकी जो है यूनिट कैपिटल है, तो 10 रुपये तो आपका फेस वैल्यू होगा, 60 रुपये आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, और बचे हुए आपके 5 रुपये तो आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया 75 रुपये। और 75 रुपये है तो भाई यूनिट कैपिटल 20 हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे यूनिट कैपिटल हमारा 10 है तो 10 इंटू 2 20, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे 50 इंटू 2, ठीक है। यूनिट कैपिटल सॉरी 70 है तो 70 में से 10 माइनस करें, रिजर्व हो गया हमारा 60, 60 इंटू 2 120, 60 इंटू 2 120, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। डिविडेंड इक्वलाइजेशन को रेवेन्यू अकाउंट में फेंका, रेवेन्यू अकाउंट से हमने बैंक में डाला। डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐसा नहीं बोलते हुए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन हमारी अर्निंग है, पहले अर्निंग बनाया, ईयर एंड पे हमने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, म्यूचुअल फंड ने रेस करे 100 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को म्यूचुअल फंड ने रेस करे 100 लाख बाय इशू ऑफ 1 अप्रैल 2017 को जब रेस करे 100 लाख तो इशू 10 लाख यूनिट, तो उसने 10 लाख यूनिट इशू करे थे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ने रेस करे 100 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। सो म्यूचुअल फंड ने रेस करे 100 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017 बाय इशू ऑफ 10 लाख यूनिट, 10 रुपये के। फंड इन्वेस्टेड सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फंड इन्वेस्टेड इन सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 90 लाख। तो 100 लाख में से
बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ, ये इन्वेस्टमेंट इन सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट करा इनने, ठीक है। अब पोर्टफोलियो बनाया 90 लाख का। इनिशियल एक्सपेंडिचर 7 लाख के थे। ड्यूरिंग अप्रैल 2017 फंड सोल्ड सर्टन सिक्योरिटीज़ 38 लाख की 40 लाख में बेच दी। एंड परचेस, ठीक है, तो फंड ने सोल्ड किया सर्टन सिक्योरिटी 38 लाख की 40 लाख में बेची, और परचेस की सर्टन अदर सिक्योरिटी 28.20 लाख में। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है तो वो 4.5 लाख है, आउट ऑफ विच 0.25 वॉज इन अरियर। डिविडेंड हमने अर्न किया 1.20, तो डिविडेंड आपने अर्न किया 1.20 एंड 75% ऑफ रियलाइज अर्निंग वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 75% ऑफ रियलाइज अर्निंग आपने बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट भी करी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और 101.90 लाख है। हमको क्या निकालना है, हमको एनएवी पर यूनिट निकालना है, हमको एनएवी पर यूनिट निकालना है, मतलब हमको नेट असेट्स निकाल के डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना है। यूनिट नहीं तो इशू करी नहीं, जो रेस करा था, ठीक है, 10 लाख यूनिट, वही 10 लाख यूनिट है, ऐसा कुछ खास नंबर ऑफ यूनिट तो ऐड हुआ नहीं, ठीक है। अब नेट असेट वैल्यू पर यूनिट निकालना है, तो असेट में एक तो पोर्टफोलियो होगा और कैश और बैंक बैलेंस होगा। अब नेट असेट है ना, तो असेट में वो एक्रूड इंटरेस्ट ये सब भी असेट होता है, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ये भी लाइबिलिटी होती है। और रही बात है नेट हम निकाल रहे हैं, तो असेट में से लाइबिलिटी भी माइनस करना पड़ेगा। तो असेट के फॉर्म में हमारे पास बैंक रहेगा, असेट के फॉर्म में हमारे पास फंड इन्वेस्टमेंट रहेगा जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और कुछ एक्रूड एक्सपेंडिचर जो भी होगा, ठीक है। तो एक बैंक कर देते हैं और एक कर देते हैं हम अदर्स, ये हमारा असेट वाला पोर्शन है। और लाइबिलिटी जो है हम लाइबिलिटी माइनस करेंगे। तो सबसे पहले जब रेस करा 100 लाख, ठीक है, तो रेस करा 100 लाख, तो ठीक है 100 लाख हमने बैंक में जोड़ दिया, ये हमारा असेट बन गया। फंड ने इन्वेस्ट करे सेवरल मार्केट, ठीक है, बिल्ड अ पोर्टफोलियो 90 लाख, तो बैंक से 90 लाख माइनस हो गए, 90 लाख इन्वेस्टमेंट में चले गए। इनिशियल एक्सपेंडिचर 7 लाख है, वो 7 लाख माइनस हो गया बैंक में से। ड्यूरिंग अप्रैल 2016 फंड ने सोल्ड करी सर्टन सिक्योरिटी 38 लाख की 40 लाख में, तो फंड ने सोल्ड करी सर्टन सिक्योरिटीज़ 38 लाख की 40 लाख में सोल्ड करी, तो पैसे आ गए ना, 40 लाख के तो पैसे आ गए हमारे पास। देखा जाए तो 40 लाख हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है। तो हमने वो 40 लाख को ले लिया, ठीक है, 40 लाख को ले लिया। अब परचेस करी अदर सिक्योरिटी 28.20 लाख की, ठीक है भैया, तो परचेस करी 28.20 लाख की, तो जो है परचेस करी 28.20 लाख की, तो 28.20 लाख हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब फिर आती है बात, द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 4.5 लाख है, तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 4.5 लाख है, तो हमने 4.5 लाख माइनस किया, आउट ऑफ विच 0.25 वॉज इन अरियर, तो 4.25 माइनस किया हमने, 4.25 माइनस किया, 0.25 हमको माइनस करना बचा हुआ है, तो हमने 0.25 हम अलग से माइनस करेंगे। सी, तो जो अभी हमने पढ़ा कि रेस करा 100 लाख, तो हमने 100 लाख ऐड करा, उसमें से इन्वेस्टमेंट कर दिया 90, और 7 लाख का इनिशियल एक्सपेंडिचर था, तो 90 इन्वेस्टमेंट किया, 7 लाख का इनिशियल एक्सपेंडिचर था, तो ये ओपनिंग बैंक बैलेंस आ गया, क्योंकि उसी वक्त हमने ये कर लिया। सेल सिक्योरिटी से फिर हमने सेल करी सिक्योरिटी 40 लाख, उससे आया, ठीक है। परचेस करी अदर सिक्योरिटी, तो परचेस करी अदर सिक्योरिटी, तो 28.20 हमने वैसे परचेस कर लिया, ठीक है, 28.20 हमने परचेस कर लिया। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 4.5 लाख है, तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 4.5 लाख है, तो 4.5 लाख में से 0.25 लाख तो पे करना बचा है, तो ठीक है। डिविडेंड अर्न करा है 1.20 लाख, तो बाकायदा 1.20 लाख हमने लिया, ठीक है। और अब अर्न किया है 1.20, 75% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, 38 माइनस 40, कॉस्ट 38 थी और 40 में बेच रहे हो, तो जो 2 रुपये है, तो 2 रुपये का भी 75%, मतलब कि 1.5, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 1.2, तो 1.2 का भी 75% ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस आया, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 101.90 है। और ईयर्स ऑफ एक्सपेंसेस पुराने माइनस करने हैं 0.25, तो हमारा क्लोजिंग नेट एसेट आया 111, नंबर ऑफ यूनिट दे के रखी है, नंबर ऑफ यूनिट दे के रखी है 100 लाख, तो नंबर ऑफ यूनिट 100 लाख है, हमारी एनएवी आ गई, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और नेट एसेट वैल्यू 11.10 आ गई। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते हैं इसको।
अब रमेश गोयल हैज़ इन्वेस्टेड 3 म्यूचुअल फंड, उसने इन्वेस्टमेंट किया है 3 म्यूचुअल फंड में, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है 3 म्यूचुअल फंड में। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो फाइंड आउट इफेक्टिव यील्ड पर एनम। सबसे पहले तो हमको पर एनम यील्ड निकालना है। हमारी यील्ड तो वैसे भी होल्डिंग पीरियड यील्ड आती है, वो होल्डिंग पीरियड यील्ड को पर एनम में कन्वर्ट करना है। तो होल्डिंग पीरियड यील्ड को पर एनम में कन्वर्ट तभी होगा जब हमको पता चलेगा कि होल्डिंग पीरियड कितना है, तो होल्डिंग पीरियड का भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आखिरी में तो यही है, क्योंकि हमको इफेक्टिव यील्ड निकालना है ना। और देखो अगर आप देखोगे सिस्टम तो यही हुआ है कि आप टोटल यील्ड तो निकाल लोगे आराम से, वो यील्ड का परसेंटेज भी निकाल लोगे, पर जब बात आएगी आपकी होल्डिंग की तो 2 कर देता हूँ। देखो ये हो गया होल्डिंग पीरियड यील्ड तुमने निकाल लिया, पर यील्ड तुम्हारा 121 दिन 90 दिन जो भी है उसको इफेक्टिव में कन्वर्ट कर देना, तब जाके तुम्हारा आंसर कंप्लीट होगा। टोटल यील्ड तो यील्ड में क्या है, यील्ड मतलब रिटर्न, रिटर्न क्या है, चेंज इन एनएवी, ठीक है। चेंज इन एनएवी की बात क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है, और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन यही होगी या नहीं, उससे ज़्यादा आपका क्या रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले डेज का भी ध्यान रखना, दिसंबर इज ऑफ 31 डेज। अब देखो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1/12, 1/1/17 और 1/3/17, हमको तो 31/3/17 तक जाना है, तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 लाख 1 लाख करा। एनएवी ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10.5 10 और 10 था। तो जब एनएवी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 10.5 10 और 10 था, तो बाकायदा आपने नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ यूनिट आपने निकाली, नंबर ऑफ यूनिट है तो उस यूनिट पे जो है अब डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है 1900, तो ये पर यूनिट पे थोड़ी ना रिसीव हो रहा है, तो टोटल डिविडेंड बोल दिया। तो पहली अर्निंग तो ये है डिविडेंड, इसमें कैपिटल गेन तो नहीं है पर चेंज इन एनएवी है, तो डिविडेंड हमारा 1900 आ गया। तो 1900 3000 और नील, ये तो डिविडेंड है ही। आठवां पॉइंट तो आपका यील्ड है। दूसरा यील्ड कैसा हुआ आपका 9523.809 है ना, ये जो है नेगेटिव में गया, 0.10 कम हो गया, तो 952 कम हो गया आपका। ये जो है ये बढ़ गया, ठीक है। तो जो आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 10 के भाव से, तो 20,000 पे 0.10 बढ़ गया, तो ये है 2000 हमारा जो है बढ़ गया। और ये 0.20 कम हुआ है, तो जो है 10,000 इंटू 0.20 मतलब कि 2000 कम हो गया। तो एक ही बढ़ा है देखो, बाकी 10.5 से 10.4 हुआ है, 10 से 9.8 हुआ है, बाकी तो कम हुआ है, बीच वाला बढ़ गया है, ठीक है। तो हमारा एक तो चेंज इन एनएवी है हमारी यील्ड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, डिविडेंड हमारी यील्ड है। तो ऐसे करते हुए हमारा टोटल यील्ड आ गया 947 500 और 2000, ठीक है। दोनों यील्ड को ऐड करेंगे तो आ गया। अब ये जो यील्ड है इसको किससे डिवाइड करोगे, री इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करना है, इसको यील्ड को किससे डिवाइड करोगे, 1 लाख 2 लाख इनसे ही डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आगे 9/1 947.61 को किससे डिवाइड किया, 1 से, 1 लाख से, इंटू 100 0.94761, तो यही 0.95 आ गया। अगर आपको 2 डिजिट में ही लेना है तो ठीक है 0.95। कितने ईयर का था, कितने टाइम का था, वो 121 दिन का था। 121 दिन कैसे निकाले समझो, ये भी डेज में फ़र्क मत क्रिएट कर देना। ये दिसंबर है, ये इन्वेस्टमेंट करे तो मानो उस दिन इन्वेस्टमेंट करा है हमने, उस दिन का रिटर्न भी हमको आएगा। दिसंबर 31 दिन का हो गया, जनवरी 31 दिन का हो गया, फरवरी 28 डेज़ का हो गया, मार्च 31 डेज़ का हो गया, 121 डेज़ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 121 डेज है, तो जब 0.95 डिवाइड बाय 121, तो एक दिन का रिटर्न आप देख लो। फिर 0.95 डिवाइड बाय 121 होल्डिंग पीरियड से डिवाइड करके इंटू हमने किया 365। अब 365 किया तो 2.86 आ गया। देखो डेज दे के रखा है, 365 दे के रखा है। हो सकता है क्वेश्चन में भी 365 बोला, पर नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, 360 भी एज्यूम कर सकते हो। चलो ऐसे ही हमको सबका कैलकुलेट करना है और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने क्या किया है, चेंज इन एनएवी और डिविडेंड को हमने देखकर हमने यील्ड परसेंटेज निकाला। पहले यील्ड तो अमाउंट में आएगा, फिर यील्ड परसेंटेज में आएगा। ये होल्डिंग पीरियड का परसेंटेज है, तो हमको एनुअल का लेकर आना है। चलो अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये करा हुआ क्वेश्चन है। तो करा हुआ क्वेश्चन है, तो करे हुए क्वेश्चन के लिए हमको समझना पड़ेगा, इसके हमने करे हुए नोट्स होंगे हमारे पास। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, इसके नोट्स की अब हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पीएम की बात करें, ठीक है। और बाकी एक करा हुआ जो है हमारा, ये म्यूचुअल फंड का ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ओके। ये यूएआर हमारा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम 5000 शेयर है एक्स लिमिटेड, 4000 शेयर है वाई के। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत, तो 5000 शेयर एक्स के, वाई के शेयर है 4000,
ठीक है। तो 5,000 शेयर एक्स के है, 4,000 वाई के है, एक्वायर करा है 31/12/5 को, ठीक है। अभी उसी साल में है अभी अपन। कॉस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर है 40, बाकायदा 40, ये बढ़िया ऐसा बता दिया करो 40 है, और वाई लिमिटेड के है 60। अब मार्केट वैल्यू जो है बाकायदा, जब तुमने कॉस्ट भी बता दिया है तो मार्केट वैल्यू भी बता दो। मार्केट वैल्यू एट दी एंड, देखो 15 की बात कर रहे हैं तो एट दी एंड 15-16 की हम बात करें, तो जब मार्केट वैल्यू की बात करें एंड में, तो एंड में मार्केट वैल्यू हो गई इनकी 3864। और जब 3864 है तो समझो इधर क्या बोलना चाह रहे हैं, सोल्ड तो हुआ नहीं है उस दिन, उस ईयर में सोल्ड नहीं हुआ है, और वैसे भी उस ईयर में सोल्ड हुआ हो नहीं हुआ हो हमको कोई ऐसे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में सोल्ड होना वो तो तब आता है जब लॉस की बातें हो रही हो। 40 का 38 में, ठीक है, उसकी 40 की 38 वैल्यू हो गई है, 60 की 64 वैल्यू हो गई है, तो ठीक है। और 30/6 को जो हम बोले अगले साल, ठीक है, अगले साल अगर देखें तो 30/6 को मतलब जून को जो है हमारा अप्रैल मई जून 3 महीने बाद जो है डिस्पोज ऑफ हो गया 37 पे और 67 पे। अब समझो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री बतानी 15, 16, 16, 17 की, 15, 16 और 16, 17 की, ठीक है। अब हमको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट तो करा ना यार, इन्वेस्टमेंट टू बैंक की एंट्री तो कर दो यार, अकाउंटिंग एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक की एंट्री कर दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेस करा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक हो गया। पर जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, अब देखो सोल्ड वोल्ड तो अगले साल होगा, पर 31 मार्च का वैल्यूएशन तो अगर हम करें तो भैया एक्स का वैल्यूएशन तो डी वैल्यूएशन हो गया, और अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड वैल्यूएशन हो गया। पर वाई की सिक्योरिटी का अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ, तो अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ तो वो जाता है यूएआर में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू यूएआर, और यूएआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे करते हुए वापस रिवर्सल एंट्री भी हो जाती है उसकी, ये होता है। तो अगर आप देखोगे ना 4 × 40,000, जो आपकी 4 × 4,000 बोल दूँ मैं, तो ये होता है हमारा वाई लिमिटेड के साथ होगा कि 16,000 से हमारी यूएआर वाली एंट्री पास होगी। देखते हैं, ये हो गई 16,000 से यूएआर वाली एंट्री पास, डॉट डॉट लगा लेता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया है तो इन्वेस्टमेंट में डॉट, ठीक है। रही बात है डाउनवर्ड वैल्यूएशन हुआ, डाउनवर्ड वैल्यूएशन हुआ, रिवेन्यू अकाउंट तो पहले से धीरे धीरे कम करते रहो, तो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, खत्म बात, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कितना 2 रुपये है, 2 रुपये है, 5 ऐसे करो, 10,000 रुपये रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये हो गया डेप्रिसिएशन। रिवेन्यू अकाउंट डेबिट किया, डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया, ठीक है, रिवेन्यू अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, ये हो गया 31/3 का। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं हम नेक्स्ट ईयर में जो वाई तो है, तो वाई तो प्रॉफिट पे बिक रहा है। अब वाई जब प्रॉफिट पे बिक रहा है और इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू हमने बढ़ा के उसको रिवर्सल कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट अभी भी 60 पे ही टिका है, 60 पे ही अपने किले लड़ा रहा है। तो कल को 67 में बिकेगा तो बैंक अकाउंट में तो 67 आ जाएंगे, तो 67 बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट 60 से क्रेडिट होगा, 7 से पीएनएल होगा। तो बैंक अकाउंट 67, इन्वेस्टमेंट 60 और पीएनएल 7, ठीक है। अब रही बात आती है कि वाई की, रही बात अगर अपन करें वाई की, तो वाई तो क्या 40 से 38 पे गया था, 38 से वापस 37 पे गया। अगर हम देखें तो 37 पे गया है वाई, डिस्पोज हुआ है 37 पे। तो सबसे पहले वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, अब 40 से 37 पे चले गया, वो 40 से 38 पे तो गया, 38 से 37 पे गया, तो 40 से 37 पे गया, तो कायदे से तो लॉस ऑफ डिस्पोजल हो गया 3 लाख का। तो अब 3 लाख को लॉस ऑफ डिस्पोजल है, तो सबसे पहले चार्ज तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2, 40 से 38 पे आया तो 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 1 रिवेन्यू क्योंकि एक्स्ट्रा, और लॉस ऑफ डिस्पोजल, ये डिस्पोजल का टोटल लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 37 और लॉस ऑफ डिस्पोजल 3, और ऐसा हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 40 से गया, 37 आया और 3 का हमको लॉस हो गया, तो ऐसा ही होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट करा, तो ठीक है, यही इसकी एंट्री थी, ऐसे ही इसको करना था सॉल्व, ऐसा कुछ खास था नहीं, हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करके रखा है। चलो बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्या बोला है,
म्यूचुअल फंड ने लॉन्च करी नई स्कीम ऑल पर्पज स्कीम और म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी विशेष टू इन्वेस्ट 25% ऑफ द NAV ऑफ द स्कीम इन द अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम लॉन्च करी, उस स्कीम के तहत ऑल पर्पज स्कीम था वो। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी विशेष टू इन्वेस्ट 25%, उसको 25% इन्वेस्टमेंट करना है जो पैसा आएगा, तो 25% ऑफ NAV, तो विशेष टू इन्वेस्ट 25% ऑफ NAV, तो जो भी इसका NAV है, NAV का 25% इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्ट 25% ऑफ NAV ऑफ द स्कीम इन एन अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है ना वो भी अनरेटेड है, ठीक है, दिख ही रहा है वो तो अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, तो अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी वाई, अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी वाई विच हैज़ बीन पेइंग अबव एवरेज रिटर्न, पर वो पे कर रही है अबव एवरेज रिटर्न, देखो पे कर रही है अबव एवरेज रिटर्न फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। प्रमोटर ऑफ द कंपनी सीक योर प्रोफेशनल एडवाइस। अब प्रमोटर को आपसे प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए इन द लाइट ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेबी रेगुलेशन ही पूछ लिया आपसे, क्या सेबी रेगुलेशन में पूछ लिया। विल द पोजीशन चेंज इन केस ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी वाई इज रेटेड, अगर रेटेड होता तो क्या होता, ठीक है। तो सबसे पहले ये 7th शेड्यूल ऑफ सेबी रेगुलेशन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती 10% से ज़्यादा ऑफ NAV इन अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10%, तो शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ NAV, 10% से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकती इन अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सिंगल इश्यूअर, की एक सिंगल इश्यूअर ने जो भी अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं 10% तक आप NAV का 10% उस सिंगल इश्यूअर ने जो इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं उसके रिस्पेक्ट में कर दो। एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट, तो ये तो सिंगल इश्यूअर है, जैसे हो सकता है कि हर डिफरेंट इश्यूअर, जैसे 10 इश्यूअर है, 10 इश्यूअर नहीं इश्यूअर, तो 10 इश्यूअर है, तो 10 इश्यूअर ने अगर अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करे तो क्या आप 10% NAV के 10% में कर दोगे क्या, ये बोलते हुए क्या देखो 10% NAV की लिमिट है ना, तो मैंने क्या किया, अगर चलो 8 इशूअर है तो 10% NAV सिंगल इशूअर के रिस्पेक्ट में हमने 10% करा, दूसरे में भी 10%, तीसरे में भी 10%, तो क्या ऐसे में क्या कि पूरा 80% हम यूज़ कर लेंगे क्या। तो हमको समझना पड़ेगा कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का भी कैप देख रखा है, क्या देख रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट का भी इसमें कैप देख रखा है। ये क्या बोला है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट शेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द NAV ऑफ द स्कीम। तो टोटल इंस्ट्रूमेंट इन सच स्कीम, उस स्कीम में टोटल इन्वेस्टमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो इस इंस्ट्रूमेंट में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट शेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द NAV। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में 25% से ज़्यादा तो करना ही में, तो सिंगल इश्यूअर का 10% से ज़्यादा नहीं, और टोटल शेल नॉट एक्सीड 25%, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट दैट द म्यूचुअल फंड स्कीम शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन NAV इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय सिंगल इशूअर, ठीक है। तो एक मिनट, ऑल सच इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो ठीक है भैया, प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी लगेगा, और एंड बोर्ड ऑफ AMC, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तो लगा ही लगा, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ AMC भी लगा। इट ऑल्सो स्टेट दैट म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द NAV मोर देन, ये सेबी अमेंडमेंट रेगुलेशन है, म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2016, ठीक है। तो इट ऑल्सो स्टेट दैट म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ NAV इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय सिंगल इशूअर विच इज रेटेड नॉट बिलो देन। तो म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10%, वो 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती इन अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, तो हमने पढ़ा 25% भी हमने पढ़ा। डेब्ट नॉट मोर देन 10% ऑफ, नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% NAV इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय सिंगल इशूअर विच इज रेटेड। अब ये जो रेटेड है, अभी रेटेड की बारे में बात करते हैं कि रेटेड में भी ऐसा है, रेटेड नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अब अगर आपको रेटेड में भी करना है तो विच आर रेटेड नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय, तो रेटेड नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड गिवन बाय द ऑथराइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय एन ऑथराइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके नीचे के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नॉट बिलो, उसके नीचे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर रेटेड है तो उससे या उसके ऊपर होना चाहिए, वो 10% ऑफ NAV होना चाहिए। सच इन्वेस्टमेंट लिमिट में एक्सटेंड टू 12%, ये जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है में एक्सटेंड टू 12%, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 12% पे, ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। एंड अकॉर्डिंगली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वाई है, अनरेटेड है, तो 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते।
इफ द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट अगर वाई रेटेड है तो म्यूचुअल फंड कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 12%। तो रेटेड होते हैं, अगर रेटेड होते तो हम क्या बोलते हैं कि यार 12% से ज़्यादा नहीं कर सकते, अनरेटेड में तो 10% से ज़्यादा नहीं, और रेटेड होते हैं तो वही है ना, अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रेटेड नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो रेटेड है पर रेटेड नॉट बिलो, वो इसके बिलो नहीं होना चाहिए, रेटेड उसके या उसके अबव होने चाहिए। तो अगर रेटेड होते तो 12%, देयरफॉर 25% ऑफ एनएवी ऑफ द स्कीम इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वाई इज़ नॉट परमिसिबल। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 25% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एनएवी का इन द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वाई, इवन इफ रेटेड, अगर रेटेड हो तो भी नहीं कर सकते, अनरेटेड हो तो भी नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके से जो है हमने जो है पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन भी ओवर किया। क्वेश्चन दिख तो इजी रहा था पर है ट्रिकी इन द सेंस, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो 25% एनएवी, ठीक है, 25% जो है वो एनएवी इन्वेस्ट कर रहा था इन द अनरेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, और हमने पढ़ा है कि 25% तो शैल डज नॉट एक्सीड 25%, तो 25% तक तो चलेगा, तो पर वो टोटल इन्वेस्टमेंट चलेगा इन सच इंस्ट्रूमेंट। पर अगर सिंगल इश्यूअर के अनरेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 10% तक ही चलेगा, तो इधर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था 25%, ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो 25% इन्वेस्टमेंट कर रहा था अनरेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में ऑफ अ कंपनी वाई, मतलब सिंगल इश्यूअर हो गया, सिंगल इश्यूअर दे दिया, सिंगल इश्यूअर, अब सिंगल इश्यूअर दे दिया तो भैया 25% नहीं 10 तक की लिमिट है। अब कंपनी वाई जेड ए बी सी ऐसा कुछ होता तो टोटल मिला के 25% कर सकता था, तो भैया इधर तो परमिसेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारा म्यूचुअल फंड का भी जो है पीएम के क्वेश्चन ओवर हुए हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा, होप्स आपको क्लियर हुई होगी अंडरस्टैंडिंग। और फिर ये करने के बाद अब हम करेंगे एनबीएफसी के क्वेश्चंस, एंड एनबीएफसी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपको करना है करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। और ये तो ठीक है, ये तो कंक्लूडिंग पॉइंट से तो बोलने ही पड़ते हैं, अनलेस एंड अनटिल जो है आगे हो के इतने सारे सब्सक्रिप्शन नहीं आते। खैर तो अभी वो सब तो छोड़ो, ये म्यूचुअल फंड आपको हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्रिपेयर वेल, बाय।